देखते हैं आज। ऐसे ओरली पूछ लूंगा कैसा पड़ा है ना। तो क्या बात हो गई। उम्मीद करता हूँ आप सभी थे जब लास्ट टाइम मैंने बात की। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। 31 मई तक जितने भी अमेंडमेंट आते हैं वो दिसंबर के अटेम्प्ट पे अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये पहली बात। आपको जो भी नोट्स दिए गए हैं, आपके वो नोट्स फुल्ली अमेंडेड हैं। आपको किसी और फैकल्टी के, किसी और कोचिंग के अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल मुझे एक मैसेज आया था, सर ये अमेंडमेंट पढ़ें क्या। ठीक है, अगर पढ़ना होते तो हम जरूर बताते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को आपकी चिंता तो है। है ना। तो यार ऐसे मत किया करो यार। हम मुझे है ना दूसरी एकेडमी के जब नोट्स भेजते हो तो मेरे को और मन में और थोड़ा होता है, अरे यार देखो यार मेरा बच्चा आज दूसरी एकेडमी के भी नोट्स यूज कर रहा है। नहीं क्या। चलो ये बात तो हो गई। दूसरी बात, 31 मई के बाद मेरा कहना है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में चेंज आया, जिसके कारण कंसिलिएशन का जो टॉपिक है बच्चों वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। मैंने कहा ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो है मीडिएशन का। क्योंकि मीडिएशन का एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अक्षदा सुरे इस बार पेपर में मीडिएशन दिखाई देगा। यू विल फाइंड मीडिएशन। तो पहला ओपिनियन, आप कंसिलिएशन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और दूसरा ओपिनियन आप मीडिएशन प्रिपेयर करके जाएं। सर मीडिएशन में क्या प्रिपेयर करके जाएं और वो क्या होगा वो सब भी बता रहा हूं मैं आपको, मैं खुद पढ़ा भी रहा हूं मीडिएशन। सबसे पहला, व्हाट इज मीडिएशन। दूसरा, टाइप्स ऑफ मीडिएशन। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। These are the three questions which are probable. These are the three questions which are probable from mediation. तो ये तीन क्वेश्चन आर्बिट्रेशन से करके जाएं। एक बार पूरा आर्बिट्रेशन आप छोड़कर जाएंगे चलेगा, पर ये तीन क्वेश्चन आप लिख लिख कर आकांक्षा गौतम, आकांक्षा पाटिल, मेरे हिसाब से आकांक्षा पाटिल ही होगी वो, अमन पटेल, ये करके जाना है मित्र। अमृता जैन। ठीक है, तो चलो शुरू करें। व्हाट इज मीडिएशन। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, उतना समझ लो, उसके बाद आप स्पाइरल पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। मीडिएशन से क्या मेरा अभिप्राय है, ठीक है, क्या लिखना है आंसर में वो भी बता दूंगा, सुनिएगा। वैसे तो मीडिएशन को लेकर मीडिएशन एक्ट 2023 में डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, बट वो आपके अटेम्प्ट पर अप्लीकेबल नहीं। मीडिएशन एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। तो आपको जो भी डेफिनेशन देना है, जो भी बताना है, वो आपके स्पाइरल में जो लिखा है उसी तरीके से बताना है। क्लियर। अब समझिए इसमें क्या कहेंगे इसको लेकर। तो सबसे पहले न्यूट्रल और थर्ड पार्टी, न्यूट्रल या फिर थर्ड पार्टी, जो पार्टीज को एक स्थान पर बिठाने के लिए बाउंड है, या यूं कहना चाहिए मुझे, विल ट्राई टू इंश्योर दैट द पार्टीज मीट एट वन प्लेस। वो कोशिश करेगी कि पार्टीज एक स्थान पर मिलें और बात करें। करेक्ट। to ensure that parties meet at one place
फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। अब इस बात को लेकर 3-4 पैराग्राफ अमृता, अंजनी, अंकित डांगी दिए हुए हैं। इस बात को लेकर 3-4 पैराग्राफ आपके स्पाइरल में दिए हुए हैं, बट व्हेन यू विल फाइंड दोस पैराग्राफ्स इंक्लूड दिस 3 पॉइंट्स ओनली। ये 3 ही पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं। अपन कोई भी 2 पैराग्राफ उठाकर छाप देंगे, करेक्ट, एक ऐसा तरीका जिसमें एक न्यूट्रल या थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करती है जिससे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। यही है सेंस, यही बनता है। तो सर कंसिलिएशन भी तो यही है, बट एक्चुअली अब आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कंसिलिएशन एंड मीडिएशन एज सच, क्योंकि दोनों में एक्ट ही बदल गया है। मीडिएशन का ही एक्ट हो चुका है पूरा, कंसिलिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट मीडिएशन से जाकर मर्ज हो चुका है, तो मुझे बात नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर मैं जनरली डिफरेंस बताने की कोशिश करूं कि मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस था, तो कंसिलिएशन में कंसिलिएटर खुद प्रपोजल देता है, खुद कुछ ओपिनियन फॉर्म करता है और बताता है कि यार इस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो। कंसिलिएशन में ऐसा ही होता है। बट व्हेन इट कम्स टू मीडिएटर या मीडिएशन, तो यहाँ पर हम प्रपोजल नहीं देते, हम दोनों पार्टीज को बोल देते हैं कि भैया तुम खुद समझो और रिजॉल्व करो मैटर को। बट आई विल नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज मीडिएशन में अब कंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो एक तो अपने को मीडिएशन का मतलब बताना है, शुरुआत के 2-3 पैराग्राफ में से कोई भी आंसर निकाल लें अपन। उसके बाद दूसरा अपने को टाइप्स ऑफ मीडिएशन बताना है। जब अपन टाइप्स ऑफ मीडिएशन पर चले गए तो ध्यान रखना 5 तरह के टाइप्स ऑफ मीडिएशन तुमको दिए हुए हैं। पहला कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। दूसरा कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन, किसी पेज पे उतार लेना शॉर्ट में इसको, फिर पढ़ना शुरू करना स्पाइरल। फिर मैंडेटरी मीडिएशन, फिर प्राइवेट मीडिएशन, और 5वां बच्चों मुझे कह देना चाहिए ऑनलाइन मीडिएशन। ये 5 तरह के मीडिएशन होते हैं बच्चों। कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन का मतलब ध्यान से सुन लो धनेश्वरी चंद्रावत, कि हम कोर्ट में जा चुके थे, सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी और कोर्ट का ये दायित्व है अंडर सेक्शन 89, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, फर्स्ट टू रेफर पार्टीज टू डू मीडिएशन, कंसिलिएशन और सेटल दी मैटर विद इन देमसेल्फ। मतलब हर कोर्ट को ये ऑब्लिगेशन दिया गया है कि सबसे पहले वो पार्टीज को ये ऑप्शन दे, उनको देना ही है कि आप खुद रिजॉल्व करने की कोशिश पहले कर लो। अगर तुम मना करोगे तो उसके बाद डेफिनेटली हम हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो पहले पार्टीज को अंकित डांगी ये बोले कि आप खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करो। इट इज कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, ठीक है। जब अपन कोर्ट एनेक्स मीडिएशन की बात करते हैं तो ध्यान सुनना, एक ऐसा मीडिएशन जो कोर्ट के द्वारा ही एक सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है, या यूं कहूं मैंने कहना चाहिए कि जिस तरह से कोर्ट जुडिशियली मामले को रिजॉल्व करता है, उसी तरह से कोर्ट ने एक और इंस्टीट्यूशन खुद की मॉनिटरिंग में एस्टेब्लिश कर दिया है जो मीडिएशन करेगा। तो वो कोर्ट से अनेक्स्ड हैं, वो कोर्ट से जुड़े हुए हैं और मीडिएशन करेंगे। वही बात समझ में आ रही है? फिर से मुझे कहना चाहिए, जैसे तुम्हें याद है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर दोज व्हिच आर अनेक्स्ड विद और डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही मीडिएशन को लेकर भी बच्चों कुछ क्या किए गए हैं, मीडिएशंस स्थापित किए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं।
तो वो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन है। कोर्ट की मॉनिटरिंग में मीडिएशन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा ही, अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये कोर्ट से एनेक्स्ड मीडिएशन है। जब अपन बात करते हैं मैंडेटरी मीडिएशन की, तो मुझे कह देना चाहिए अंशिका पालीवाल, सिद्धि जैन, कि ऐसा मीडिएशन जो लॉ के अनुसार आपको करना जरूरी है। मतलब लॉ खुद आपको बोल रहा है कि अगर मैटर को रिजॉल्व करना है तो सिर्फ मीडिएशन से करना, अदरवाइज मत करना। लॉ खुद जब चिल्ला चिल्ला कर आपको बोले कि अगर रिजॉल्व करना है तो ओनली बाय मीडिएशन, अदरवाइज नहीं, तो वो मैंडेटरी मीडिएशन कहलाएगा। ठीक है। जब प्राइवेट मीडिएशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ पार्टीज जो है जिनमें डिस्प्यूट है, वह प्राइवेटली कोर्ट के पास न जाकर किसी एक व्यक्ति को ढूंढती है और उससे मीडिएशन करवा लेती है। दैट इज अ मीडिएशन प्राइवेटली डन। मतलब आप, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द कोर्ट, हम लोग डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, हमने अपना ही मीडिएटर ढूंढ लिया है और उसी से रिजॉल्व करवा रहे हैं, तो प्राइवेट मीडिएशन है। ठीक है। ऑनलाइन मीडिएशन का मतलब है एक या एक से अधिक पार्टीज ऑनलाइन शामिल होंगी और उसे मीडिएट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस आर द 5 टाइप ऑफ मीडिएशंस प्रोवाइडेड अंडर योर स्पाइरल। तो पहला, व्हाट यू आर सपोज टू डू, मीडिएशन क्या होता है, और दूसरा, टाइप्स ऑफ मीडिएशन। ठीक है। थर्ड मामला, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अपन अब इसकी बात कर रहे हैं। हाउ मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो उनका कहना है कि सबसे पहले आर्बिट्रेशन में क्या मिलता है, अवार्ड मिलेगा, जो कि बाइंडिंग नेचर का होता है। जो कि किस नेचर का होता है? बाइंडिंग नेचर का होता है। बट अगर मीडिएशन करें तो यहां पर एग्रीमेंट होता है। ठीक है। बाइंडिंग होगा या नहीं, बाइंडिंग तो होता है बट इन्फोर्समेंट का तरीका अलग है। एग्रीमेंट बाइंडिंग एज पर आईसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह इन्फोर्सेबल होता है। मैं अभी एक्ट की बात नहीं कर रहा, अब तक जो चला आ रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा, मीडिएशन एडवर्सरियल सिस्टम नहीं है, कोरोबोरेटिव है। कोरोबोरेटिव का मतलब क्या होता है? कोरोबोरेटिव का मतलब होता है मिलकर, मीडिएशन में मिलकर रिजॉल्व किया जाता है, जबकि आर्बिट्रेशन में हम एडवर्सरियल सिस्टम यूज करते हैं। एडवर्सरियल का मतलब है हम हमारे फेवर में एविडेंस देते हैं और दूसरे के अगेंस्ट में एविडेंस देते हैं, वो एडवर्सरियल होता है। तो कोरोबोरेटिव क्या होता है? मीडिएशन, मिलकर रिजॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन एडवर्सरियल होता है, इसमें हम एडवर्सरी या अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट एविडेंस देते हैं। ठीक है। तीसरा, आर्बिट्रेशन फॉर्मल होता है, वाइल मीडिएशन इनफॉर्मल होता है। ठीक है। चौथा, जनरली आर्बिट्रेशन में राइट डिसाइड हो ही जाते हैं किसी भी पार्टी के, राइट्स आर डिसाइडेड जनरली। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? अंडर सेक्शन, एक्सेप्ट ऐसा बोलना चाहिए, अंडर सेक्शन 32। जहां छोड़ा गया है 32 का भी सबसेक्शन 2 लिख देना चाहिए मुझे, क्योंकि वहां बीच में ही आर्बिट्रेशन रोक दिया जाता है। तो बात अलग है, अदरवाइज आर्बिट्रेशन में राइट डिसाइड हो ही जाते हैं। बट मीडिएशन में रिजॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। रिजॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। मेरी बात समझ में आई? पांचवा, आर्बिट्रेशन मोर ट्राइब्यूनल बेस्ड होता है, ट्राइब्यूनल पर फोकस करोगे, जो कहे मान लेंगे। बट मीडिएशन पार्टीज बेस्ड होता है।
जो पार्टी कहेगी वो मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो धनेश्वरी चंद्रावत, शिखा तिरोले, अमन पटेल, मेरा कहना है इन तीनों में से मिनिमम एक क्वेश्चन हो सकता है मर्ज होकर आए। व्हाट इज मीडिएशन एंड टाइप्स ऑफ मीडिएशन, या डिफरेंस आर्बिट्रेशन बिटवीन मीडिएशन। तो संभाल लेना। अब मैंने एक बेसिक बात आपको बता दी है, आप बोलो तो मैं आपको स्पाइरल और पढ़ा देता हूँ, मार्क भी करवा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। बट इसका मतलब ये तय हो गया कि आप 62 से लेकर 77 तक सेक्शन कंसिलिएशन के एक बार सरसरी, कैसे सरसरी निगाहों से निकाल कर चले जाइएगा। चांसेस जीरो हैं। क्या है? जीरो। तो देखो बताओ, आजकल मैं आईएमपी भी दे रहा हूं, नहीं क्या? हाँ या ना? हाँ सर, आईएमपी भी दे रहे हो आप। सर सारे सब्जेक्ट में दे दो आईएमपी हमको। इकोनॉमिक लॉ में तो दे ही दो। ठीक है, कल से इकोनॉमिक लॉ शुरू करेंगे बच्चों, कल से इकोनॉमिक लॉ शुरू करेंगे। ठीक है, आईएमपी आईएमपी सब दे दूंगा, चिंता मत करो यार, तुम्हारे लिए किया जा सकता है, तुम खास बच्चे हो मेरे। नई बैच के बारे में आपसे बोल नहीं सकते, नई बैच के बच्चे सामने बैठे हैं ना। सर कौन सा चैप्टर ले रहे हैं पहले आप, ये कौन है भैया? समझ लेंगे सिद्धि, मतलब अभी सोचा नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखो पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मीडिएशन में। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक होता है एडवर्सरियल सिस्टम। अब डेफिनेटली एडवर्सरियल सिस्टम होता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसिलिएशन और मीडिएशन। कंसिलिएशन और मीडिएशन की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एडवर्सरियल सिस्टम कहाँ चलता है, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या फिर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या फिर आर्बिट्रेशन में, या फिर आर्बिट्रेशन में। हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉन एडवर्सरियल सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो पहली बात, एडवर्सरियल सिस्टम और नॉन एडवर्सरियल सिस्टम में डिफरेंस है यहाँ पर, या उसी को लेकर बातचीत की गई है, जरा चेक करिएगा। एडवर्सरियल मेथड में जहां अपोजिंग क्लेम ऑफ पार्टीज आर प्रेजेंटेड टू न्यूट्रल थर्ड पार्टी फॉर रिजोल्यूशन, मैं अपने क्लेम प्रस्तुत करता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो इंडिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी को वो रिजॉल्व कर ले। But as opposed to adversarial mode of dispute resolution, non-adversarial alternate dispute resolution mechanism like mediation. Mediation क्या हुआ? Non-adversarial. Are informal, friendly to people and simpler. They enable parties to communicate with each other about the issues driving their conflict, identify their shared interest, and concentrate on coming to resolution on their own. खुद से ही resolve कर लें। तो नॉन एडवर्सरियल जो तरीका है वो पैसा भी बचाता है, समय भी बचाता है। तो पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट जो अमृता जैन, अंकित डांगी, अंशिका पालीवाल, सिद्धि जैन, अनुष्का सेंगर, क्या होना चाहिए बेटा कि डिफरेंस करना है आसमी अपने को किसमें, एडवर्सरियल में और नॉन एडवर्सरियल। अब डेफिनेशन एंड मीनिंग, इसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। डेफिनेशन और मीनिंग को लेकर बहुत सारी बातें गई हैं। कोई भी एक पैराग्राफ अगर उठा लोगे तो काम हो जाएगा, पर अपन दो पैराग्राफ मार्क कर लेते हैं कि अगर अपने को लिखना पड़े तो दो पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, एक तो अपन ये मार्क कर लो, मीडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच मीडिएटर अपॉइंटेड बाय पार्टीज और बाय कोर्ट। बाय पार्टीज होगा तो प्राइवेट मीडिएशन होगा, और बाय कोर्ट मतलब कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन होगा। सहमत हैं आप इस बात से? mediates the dispute between them by applying provision of mediation rules contained in the part 2, and in particular facilitating discussion between the parties directly or by communicating with each other through the mediator, by assisting them in identify issues, reduce misunderstanding, clarifying priorities, explore areas of compromise,
जनरेटिंग ऑपरेशन इन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको यहाँ से 3-4 लाइनें उठा लेना कि भैया पार्टीज या कोर्ट के कारण क्या किया जाता है जब एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जो असिस्ट करता है, एक्सप्लोर करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, आइडेंटिफाई करता है इश्यूज। ठीक है, ये अपने को लिख कर आना है, ये दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ अपन चाहें तो क्या कर सकते हैं, या तो ये मार्क कर सकते हैं थर्ड पैराग्राफ, या ये मार्क कर सकते हैं थर्ड पैराग्राफ। आप जो कंफर्टेबल हो वो तीसरा पैराग्राफ मार्क कर लेना। मेरी बात समझ में आ गई? ये मीडिएशन शैल बी अ प्रोसेस वेदर रेफर्ड बाय एक्सप्रेशन मीडिएशन, चाहे आप उसे मीडिएशन बुलाओ, चाहे प्री लिटिगेशन मीडिएशन बुलाओ, चाहे ऑनलाइन मीडिएशन बुलाओ, चाहे कम्युनिटी मीडिएशन बुलाओ, चाहे कंसिलिएशन बुलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही कारण था कि मीडिएशन एक्ट के कारण कंसिलिएशन खत्म हो गया, क्योंकि मीडिएशन के डेफिनेशन में कंसिलिएशन भी शामिल है। मेरी बात क्लियर? whereby parties request a third person referred as mediator or mediation service provider to assist them in attempt to reach an amicable settlement। करेक्ट? तो ये थोड़ा सा याद कर सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड टू आंसर। ये एक पैराग्राफ जरूर लिखें, ये दूसरा या तीसरा जो भी मार्क करें आप, तो ये तो आपको करके जाना ही है। ठीक है, अगर मीडिएशन एक्ट देख लिया हो तो उसमें मीडिएशन की डेफिनेशन जरा चेक कर लो क्या है। मीडिएशन एक्ट अगर देख लिया हो तो उसमें मीडिएशन की डेफिनेशन चेक कर लो क्या है। अगर ये सेम है तो यही लिख देना। 2 मिनट मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको मीडिएशन की डेफिनेशन, और सेक्शन भी बता देता हूँ अगर दे रखा होगा तो। मीडिएशन, देखो पढ़ रहा हूँ। मीडिएशन इंक्लूड अ प्रोसेस whether referred by expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation, community mediation, conciliation, or explanation of expression of similar import, whereby party attempt to reach amicable settlement of their dispute with assistance of third person referred as mediator, who does not have authority to impose a settlement upon the parties to the dispute। क्या यही पॉइंट है? बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक लाइन आगे ऐड है। तो ये अपन कर लें, कहां से उठाएंगे? सेक्शन 3H से। सेक्शन 3H हो गया है ये, सेक्शन 3H मार्क कर लें इसको, और एक्ट का नाम डालते हैं मीडिएशन एक्ट 2023। मीडिएशन एक्ट 2023। ठीक है, तो मीडिएशन एक्ट 2023 का 3H लिखकर ये डेफिनेशन डिट्टो छाप दीजिएगा। ये डेफिनेशन डिट्टो छाप दीजिएगा। तो पहला पैराग्राफ एडवर्सरियल, नॉन एडवर्सरियल, और दूसरा पैराग्राफ ये डेफिनेशन। क्लियर? बहुत है, काफी है, हो जाएगा काम। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मीडिएशन पर। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मीडिएशन पर। ये कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन को मार्क कर लो फर्स्ट पॉइंट। ये कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन को मार्क कर लो फर्स्ट पॉइंट। कोर्ट एनेक्स को दूसरा, स्टेचुरी को तीसरा, प्राइवेट मीडिएशन को चौथा, और ऑनलाइन मीडिएशन को पांचवा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, क्रक्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इट अप्लाइज टू केसेस पेंडिंग इन अ कोर्ट। देखो मैंने यही कहा, कोर्ट में ऑलरेडी मामला जा चुका है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में कोर्ट रेफर करेगा पार्टीज को। ठीक है, आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहां पार्टीज को बोल दिया जाएगा आप इस मीडिएटर से रिजॉल्व करवा लो। कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन मतलब ऐसा मीडिएशन सर्विसेज जो कोर्ट के द्वारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल सिस्टम। हमारे जुडिशियल सिस्टम में ही हम आपको बोल देते हैं कि आप मीडिएशन कर लो। वह पार्ट किसका बनेगा? कोर्ट एनेक्स का। कोर्ट रेफर्ड में क्या किया जाएगा? हम किसी को बोलेंगे, मीडिएटर वो कर लेगा। ठीक है, कोर्ट एनेक्स मीडिएशन में या तो हो सकता है हम ही कर लें इसको, मीडिएशन को हमारे ही कोर्ट में, या फिर हमारे यहाँ एक और सिस्टम है जिसमें हम मीडिएशन करवाते हैं, उस पर्सन के थ्रू करवा लें। पर मेजरली फर्स्ट आंसर इज बेटर।
जहां पर कोर्ट खुद ही ये मीडिएशन अपने जुडिशियल सिस्टम में कर देगा, दैट इज कोर्ट एनेक्स मीडिएशन। और कोर्ट रेफर्ड में हम किसी और को बोलेंगे। स्टेचुरी या मैंडेटरी में क्या लिखोगे? ऐसा मीडिएशन जो किसी लॉ के अनुसार करवाना, मीडिएशन मतलब किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना लॉ के अनुसार ही जरूरी है, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे अदरवाइज हो। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 442, आप चाहें तो इसका रेफरेंस दे देना, ठीक है? 442 का मीडिएशन ही होता है। अब कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दे देना मैंडेटरी मीडिएशन में, सेक्शन 442, चाहो तो बेयर एक्ट में चेक कर लो, ठीक है? वहां मीडिएशन एंड कंसिलिएशन है, बट अब कंसिलिएशन हट गया है, सिर्फ मीडिएशन होगा, ठीक है? तो ऐसा मीडिएशन क्या कहलाएगा? लॉ के अनुसार दिया हुआ मीडिएशन, विच इज स्टेचुरी या मैंडेटरी मीडिएशन। बात समझ में आई क्या? ठीक है। प्राइवेट मीडिएशन आप समझ जाओगे खुद ही, एक ऐसा मीडिएटर जो खुद ही कुछ पैसा लेकर बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के लोगों को ये सर्विस देता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, लेना देना नहीं है, वह प्राइवेट मीडिएशन कहलाए, ठीक है? पार्टीज खुद ही डिसाइड कर देते हैं। ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा मीडिएशन जहां किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मामला रिजॉल्व होता है। क्लियर बात? ये दूसरी हेडिंग थियोरेटिकली कर लोगे क्या? तीसरा एक बार देखो जरा, हाउ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये एक और आपको करना है, बाकी आप पूरी हेडिंग छोड़ दीजिएगा, बाकी आप पूरी हेडिंग छोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 4 मार्क का एक प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है? बात क्लियर? मीडिएशन का कोई भी प्रश्न आ जाए, ये जवाब लिख कर आ जाना। तुम ये मत सोचना कि वो मीडिएशन एक्ट का है, मीडिएशन बिल का है, यही जवाब लिख कर आना है आपको। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगली बात इंपॉर्टेंट आज जो डिस्कस कर रहा हूं वो है सीआरपीसी में आ जाओ बच्चों, सीआरपीसी में आ जाओ। 7वां चैप्टर होगा। बेल के प्रोविजंस पर, ठीक है? एक बार पूरा और समझा देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही है। 4 मार्क का क्वेश्चन बेल से जरूर आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन बेल का जरूर आएगा, ठीक है? खैर, ऑलरेडी अपन ये बात कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू भी प्रिपेयर कर लेते हैं एक बार, ठीक है? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आइएगा बच्चों, सबसे पहले, कोई ऑफेंस बेलेबल है, कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये कैसे पता चलता है? कोई ऑफेंस हर्षिता हिरानी, हेमंत नागर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये कैसे पता चलता है? मेरा कहना है वी कम टू नो अबाउट इट बाय डेफिनेशन सेक्शन 2 की क्लॉज बे बे ए बे 2 का ए, याद है तुमको? मैंने कहा था, करवाया था ऐसे, कॉग्निजेबल ल कॉ, दैट इज सी, ठीक है? तो बेलेबल की जो डेफिनेशन है या नॉन बेलेबल की जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के 2A में दे रखी है, जिसके अनुसार बेलेबल या नॉन बेलेबल समझना चाहते हो तो आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में देखना पड़ेगा, करेक्ट है? तो खैर ये आपसे डिस्कस किया था मैंने कि फर्स्ट शेड्यूल में देखकर बेलेबल या नॉन बेलेबल समझ सकते हैं। अब समझना, 3 तरह के प्रोविजन के चांसेस एग्जाम में हैं। एक है 436
एक है 436A और एक है 437। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 438। मतलब हो सकता है कि 436 से 36A से या 437 से एक बार MCQ पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? MCQ पूछ लिया जाए। बट 438 से MCQ के भी चांसेस हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के भी चांसेस हैं। दैट इज एंटीसिपेटरी बिल, दैट इज एंटीसिपेटरी बिल। ठीक है, तो MCQ भी 438 से आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी। सर MCQ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर फरमाइएगा। MCQ सॉल्व किए थे क्या बच्चों? अच्छे लगे क्या? मेरे हिसाब से MCQ बने तो अच्छे हैं यार, ईमानदारी से बनाए थे मैंने बहुत, लिटरली। ठीक है, अब धीरे धीरे सारे चैप्टर के करेंगे अपन। लगभग 10 एक चैप्टर तो मिनिमम, 10 से 12 चैप्टर जो मेन मेन है वो तो अपन बिल्कुल कवर करेंगे। ठीक है, और उनके आंसर्स भी हैं। एक आंसर में आर्बिट्रेशन में थोड़ी सी गलती है तो उसको मैं सुधरा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगा, मतलब जो मुझे बताया था चौहान ने भी, तो वो मैं सुधरा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपन और करेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे। मैं और बना लूँ फिर भेजता हूँ। ठीक है, चलो। तो 436 से या 436A से या 437 से या 438 से किस तरह का क्वेश्चन आएगा? मुझे कहना चाहिए सबसे पहला, कौन सा बिल, कौन सा बिल किसके द्वारा दिया जा सकता है? मतलब 436 की अगर मैं बात करता हूं तो वो बिल पुलिस भी दे सकती है और कोर्ट भी दे सकता है। पुलिस भी दे सकती है, कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है, 437 सिर्फ कोर्ट ही दे पाएगा, सिर्फ कोर्ट ही दे पाएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोर्ट ही दे पाएगा। कोर्ट में मतलब एवरीथिंग, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आ गया, कोर्ट ऑफ सेशन भी आ गया। 438 की अगर बात करूं तो ध्यान रखना, ये सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते हैं, ये सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते हैं। तो ये एक बात क्लियर रखना, 436 का जो बिल है पुलिस और कोर्ट, 437 का जो है वो सिर्फ कोर्ट, और 438 में हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। एक बेहतरीन प्रश्न मुझसे पूछ लिया सानिध्य पटेल ने कि सर आपने जो MCQ दिए हैं क्या उनसे काम हो जाएगा? बेटा मुझे थोड़ी पता है सानिध्य कि पहली बार MCQ किस तरह के आएंगे, मुझे बता। मैं आई एम नो वन टू से एनीथिंग, मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा MCQ में, ये वास्तविकता है, क्योंकि पेपर ही पहली बार आएगा। मैं तो बस वो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखकर और तुम्हारे मॉड्यूल में जो MCQ है ना उनको देखकर एक अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो डेफिनेटली अपना अपना ही होता है। ठीक है मित्र, तो मैं किसी भी तरीके से कैसे ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं कि जो मैंने MCQ दे दिए वही आ जाएंगे या उनसे काम हो जाएगा। बट मेरे पास जितना 10 साल का एक्सपीरियंस है ना उसके हिसाब से तो काम हो जाना चाहिए। तुम इतने ही कर लो तो बहुत है, उसके ज्यादा भी अगर आप कर पाओ तो मुझे जरूर मैसेज करना। मैं फिर ऐसा भी प्लान करूंगा कि नहीं भैया कुछ और भी देने हैं। नहीं किया सानिध्य पटेल? हाँ क्या यार मित्र, यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, इतना बड़ा हो गया, मतलब 9 9 10 10 महीने से मुझसे पढ़ रहे हो, फिर भी वही क्वेश्चन अभी। ये श्रेयान सर कौन होते हैं भैया? हाँ बिल्कुल, श्रेयान सर इज नो वन। अरे यार आज तो चार्जर ही नहीं है। है वरना आज बैच ऑफ हो जाती एक। मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको,
बहुत अच्छे सोर्सेस से मैंने कॉपी किए हैं। अब मैंने डेफिनेटली बनाए नहीं है, पर मैंने बहुत अच्छे सोर्सेस से कॉपी किए हैं। अब आप समझ लो, मेरे पास किताबें हैं और उन किताबों को मैं पढ़ पढ़ के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा, तो क्या बात हो गई कि 436 की जो बेल है वो पुलिस और कोर्ट दे सकती है। 436 ए की अभी बात नहीं कर रहे। 437 में जो सिर्फ रिलीफ है वो कोर्ट दे पाएगा, और 438 में जो रिलीफ है वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन देते हैं। ये पहला क्वेश्चन। 436 जिस बेल की बात करता है वो बेलेबल ऑफेंस में, वो कौन से ऑफेंस में है? बेलेबल ऑफेंस में। 437 जिस बेल की बात करता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है। जिनको ये लिखना था भैया कि सर ने नोट्स नहीं बताए बनाए, सर ने ये लिखा के नहीं दिया, वो शॉर्ट में उतार लें कर भैया, ठीक है, क्योंकि सर आपने बेल तो लिखवाया ही नहीं है। 438 एंटीसिपेटरी बेल है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, टेबल बनाकर लिखते जाना। ठीक, तो एक जगह पुलिस कोर्ट, एक जगह कोर्ट, और यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। दूसरा, ये अवेलेबल में होगा, ये नॉन अवेलेबल में होगा। ठीक है, ये भी नॉन अवेलेबल में होगा। ठीक, 436 में तीसरा, एज अ राइट बेल इज क्लेम्ड। बेल को एज अ राइट क्लेम किया जाता है। 436 ए की बात कर नहीं रहे, यहां पर एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। मिले भी सही, नहीं तो नहीं भी मिले, डेफिनेटली इट इज अगेन एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। एंटिसिपेटरी बेल भी एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। फिर स्पेसिफिकली 436 में ही बात कर रहा हूं आगे, ध्यान से सुनना। क्या कहता है प्रोविजन? अरेस्टेड और डिटेन्ड, एक पर्सन है जिसे अरेस्ट या डिटेन किया गया है। कैसे? विदाउट वारंट। ठीक है, अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट shall be entitled to obtain bail। उसको अधिकार है। कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ही फर्निश बेल। ये कुसुम चंदानी शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। एक पर्सन जिसे अरेस्ट या डिटेन किया गया है विदाउट वारंट, उसको यह अधिकार है कि वह बेल ले सकता है, बट कंडीशन यह है कि वह बेल फर्निश कर दे, तो उसे बेल मिल जाएगी। कौन देगा? कोर्ट भी दे सकता है, पुलिस भी दे सकता है, ये अपन ने बात ऑलरेडी कर ली। बट इफ, समझना दो बातें, या तो इंडिजीनस पर्सन है, क्या है? इंडिजीनस पर्सन है। इंडिजीनस की स्पेलिंग देख लेना। एंड अनेबल टू फर्निश श्योरिटी है, कोई श्योरिटी ढूंढ नहीं पा रहा, या अदरवाइज भी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति श्योरिटी नहीं ढूंढ पाता, श्योरिटी नहीं ढूंढ पाता,
तो उसे खुद के बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा विद और विदाउट, या विद नहीं लिखना चाहिए, विदाउट श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इंडिजिनस पर्सन कौन होता है? जो 7 डेज तक अपनी बेल फर्निश ना करे, वो इंडिजिनस पर्सन माना गया है। क्या माना गया है? इंडिजिनस पर्सन माना गया है। ठीक है। और एक आखिरी बात, सेक्शन 436 सबसेक्शन 2 में चाहे तो बाद में इस बेल को कैंसल किया जा सकता है। ठीक है। मेरे हिसाब से इतने नोट्स में काम हो जाएगा। तो जिनको भी, वैसे कुमकुम मंगल ने तो नोट्स लिख लिए थे मुझे याद है, पर बाकी नहीं लिख पाए थे उस समय। कुमकुम मंगल अगर मौजूद हो तो ठीक है, तो मैंने खुद ही ये करवा दिया। डन। तो 436 एक बार पढ़ लो बच्चों, बेल का प्रोविजन, क्योंकि बहुत आईएमपी है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक, एक बार पूरा शो कर दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है पूरा के पूरा। पहले ये उतार, ये एक फोटो खींच लो पहले, जो रेड में लिखा है वो। हाँ, कुमकुम मंगल है मौजूद। ठीक है फिर ये वाला फोटो खींच लो। फिर ये वाला। डन। 436 दृष्टिजन समझ लिया क्या? एक बार पढ़ लेते हैं, देखिएगा। 436 अवेलेबल ऑफेंस। अकॉर्डिंग टू 436, if a person accused on offense other than non bailable offense, मतलब ठीक है, bailable offense is arrested or detained without warrant by officer in charge of the police station, or is appear or brought before court as the case may be, and he is prepared to give bail, उसको भी furnish करना है, such person shall be released on bail। किसके द्वारा? ऐसे ऑफिसर या कोर्ट के द्वारा। ठीक है। इफ ही और इट थिंक फिट मे एंड शेल। मे कब? जब वो अनेबल टू फर्निश है तब, श्योरिटी, बेल नहीं दे पा रहा। पर शेल है कब? जब वो इंडिजिनस पर्सन है एंड अनेबल है। इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड अनेबल टू फर्निश, इंस्टीड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन, discharge him on a bond without sureties for his appearance। किससे इंडिजिनस माना जाएगा? A person unable to give a bail within a week of his arrest is known as indigenous or indigent person, गरीब मान लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये है सबसेक्शन 2। अगर बेल बॉन्ड की कंडीशन आप पूरी नहीं करते, उसके बाद अगर उस व्यक्ति को वो अपीयर होता है बिफोर द कोर्ट, या उसे पकड़कर लाया जाता है, तो ऐसी बेल को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। कहाँ तक पढ़ लें? यहाँ तक। ठीक है। 436A आपके सिलेबस में नहीं है कंप्लीटली, इसलिए ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
सीधे बात कर रहा हूं 437 पर। कोई प्रश्न तो नहीं है? वो भी तो क्या सर? अब क्या? अब तो एग्जाम आ गई। हम्म। कर रहे हो मेहनत अच्छे से? बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम लोगों का बच्चों, है ना? बहुत विश्वास रखें, तुमने बहुत मेहनत की है। डर को तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पढ़ता है उन्हीं को डर लगता है। ठीक है? जिनको जो पढ़ता नहीं उनको डर नहीं लगता। पर डर, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर पे छोड़ दो बच्चों। जय माता दी करो, नवरात्रि है अभी। ठीक है? मैं वैसे भी जाऊंगा बाबा को सुपारी देने तुम्हारे अटेम्प्ट से पहले, चिंता मत करो। ठीक है? सुपारी समझते हो ना? 437 पर आ जाइए। समझिएगा क्या है। अगेन, वेयर पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, where a person is arrested without warrant, if accused or suspicion of committing a non-bailable offense। एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया विदाउट वारंट, और अक्यूज्ड कहाँ गिल्टी है? नॉन बेलेबल में, मतलब गिल्टी नहीं बोलना चाहिए, अक्यूज्ड है। A person is accused in committing non-bailable or suspicion that he has committed non-bailable offense। कोर्ट में, कोर्ट में है ग्रांट बेल। कोर्ट बेल दे सकता है, पुलिस का पावर नहीं है, पुलिस का पावर नहीं है, कोर्ट ही ये बेल दे सकता है। बट कुछ केसेस में ये बेल दी ही नहीं जा सकती। बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां ये बेल नहीं दी जा सकती। समझना एक बार, बेल नहीं दी जा सकती, देंगे ही नहीं। जब पर्सन ने जो ऑफेंस का सस्पिशन है या अक्यूजेशन है, वह ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है? ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा ओपिनियन है। जिस ऑफेंस में हम उसको दोषी दे रहे हैं, उस ऑफेंस में, प्रेजेंट ऑफेंस में, तो हम उसको बेल नहीं देंगे। और दूसरा केस, कब हम उसे बेल नहीं देंगे? जब जिस ऑफेंस में वो कन्विक्टेड है या जिस ऑफेंस में उसे अरेस्ट किया गया है वो कॉग्निजेबल है, पहली बात। प्लस ऑलरेडी अर्लियर भी वह कन्विक्टेड है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 years। तो उसको अपन क्या नहीं देंगे? बेल नहीं देंगे। जो ऑफेंस में उसको हमने क्या किया है, अरेस्ट किया है, वो कॉग्निजेबल है और
ऑलरेडी अर्लियर कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, अर्लियर है ये, और वो ऑफेंस पनिशेबल है किस से, डेथ से, लाइफ इंप्रिजनमेंट से, या 7 ईयर से, तब नहीं दोगे। और तीसरा, तीसरे में थोड़ी सी गलती है, पर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख के आना। ऑफेंस जिसमें अरेस्टेड है वो तो ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी 2 or more times कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्विक्टेड है पहले। जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं, जिसमें सजा 3 years और मोर है, नॉट लेस देन 7 years। ठीक है, ये नॉट वैसे होना नहीं चाहिए, बट लिखा हुआ है लॉ में, गलती है, टाइपोग्राफिकल एरर है, इसलिए लिख दिया है, अदरवाइज ये लेस देन 7 years है। ठीक है, और किन पर अप्लाई नहीं होगा, एक चाइल्ड बिलो 16 years ऑफ एज, विमेन, इनफर्म या सिक को तो क्या दे दी जाएगी, बोलो बच्चों, क्या कहना चाहिए मुझे, रिलीफ या बेल दे दी जाएगी। ठीक है, पढ़ लें 437, पढ़ लें 437। इसके बाद अपन एंटीसिपेटरी बेल की बात करेंगे बच्चों, बहुत काम का है। ठीक, देखो जरा 437, where a person is accused of or suspected of commission of non-bailable offense is arrested or detained without warrant by officer in charge of police station, appears or brought before a court other than high court and court of session, क्योंकि इनके लिए सेक्शन 439 बना हुआ है अलग से, he may be released on bail, किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू, किन केसेस में नहीं किया जाएगा वो बात कर रहा हूं, such person shall not be released if appears reasonable ground for believing that he has been guilty of offense punishable with death or imprisonment for life। देखो जरा, पनिशमेंट और imprisonment for life, इस केस में आप उसे सजा नहीं देंगे, बेल नहीं देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट केस ही है। appears reasonable of believing that he has been guilty, guilty मतलब इन प्रेजेंट केस ओनली, पुराने केस की बात नहीं कर रहे। सेकेंड पॉइंट में पुराने केस है, सेकेंड पॉइंट में पुराने केस है। shall not be released if of such offense is cognizable, जिस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया है वो कॉग्निजेबल है, और वो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 7 years। दूसरा, he has been previously convicted of 2 or more occasion of cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more but not less than 7 years। इस नॉट को लेकर गलती है। ठीक है, नया जो आ गया ना BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें ये नॉट हटा दिया है, नॉट हटा दिया है, गलत लिखा हुआ है ये, पर हाँ आपको ऐसा कैसा लिखना है। बट किनको छोड़ा जा सकता है, विमेन 16 years, सिक और इनफर्म। ठीक है, उन पर ए और बी अप्लाई नहीं होगा। कर लोगे ये, कर लोगे ये, क्या अब कर लोगे, क्या अब कर लोगे, क्या अब कर लोगे। तो अब ये मत कहना कि सर मैंने लिखवाया, सर आपने लिखवाया नहीं। आज मुस्कान मिश्रा है नहीं बैच में, उसने बहुत बार बोला था, हाँ सर आपने ये लिखवाया नहीं, सर आपने ये लिखवाया नहीं। चलो एक लास्ट पॉइंट बेल को लेकर, एंटीसिपेटरी बेल कुछ नहीं आएगा, पर ये जलूल जलूल आएगा। एंटीसिपेटरी बेल
एंटीसिपेटरी बेल। इस बार तो एग्जाम खत्म होगी ना, तो मैं पेपर के बाद जरूर आऊंगा। हाँ, मतलब बिना डरे कि बच्चे घेर लेंगे। हाँ, सेंटर पर पक्का। चलो, अब सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है, कब मिलती है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, अब उस पर चर्चा है। सेक्शन है 439, 38, 38 है भाई। अगर एक पर्सन को रिजनेबल एप्रीहेंशन है कि, एप्रीहेंशन मतलब डर, that he can be arrested in any non bailable offense। किसमें अरेस्ट हो सकता है, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकता है। अगर एक पर्सन को रीजनेबल अप्रीहेंशन है दैट ही कैन बी अरेस्टेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही कैन अप्लाई टू, ही कैन अप्लाई टू कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट टू ऑब्टेन बेल। कौन सी बेल, एंटीसिपेटरी, करेक्ट। तो पहले एक व्यक्ति को रिजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, कि उससे कोई ऑफेंस हुआ है, ये होना जरूरी है। डर होने से काम, मतलब मियर फियर इस बात का कि भैया मुझे अरेस्ट किया जाएगा, काम नहीं चलेगा। रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए, मतलब उसको लगता है कि उससे कोई ऑफेंस हुआ है, तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, इस बात का उसको डर है। ऑफेंस जिसमें उसे अरेस्ट किया जाएगा वो नॉन बेलेबल है, तो वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को टू ऑब्टेन बेल। कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को जैसे ही ये एप्लीकेशन मिलती है बच्चों, वंस सच एप्लीकेशन इज मेड टू कोर्ट, या फिर मतलब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन या तो इस एप्लीकेशन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकता है, या इंटरीम बेल दे सकता है, या फिर उनका कहना है रोक के रख सकता है, कि डिसाइड करते हैं। रिजेक्ट भी कर सकता है, इंटरीम बेल भी दे सकता है, रोक के भी रख सकता है। अगर रिजेक्ट की या रोक के रखा है, मतलब अभी डिसाइड किया नहीं गया, तो इस पर्सन को अब अरेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इंटरीम बेल दे दी गई है तो ध्यान रखिएगा, जब तक फाइनल डिसाइड ना किया जाए तब तक उसे अरेस्ट, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि अरेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन हाथों हाथ बेल दे दी जाएगी। ध्यान रखना, एंटीसिपेटरी बेल में कहीं नहीं लिखा कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अरेस्ट तो पुलिस करेगी, बट हाथों हाथ बेल दे देगी। इसका मतलब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को किस में कन्वर्ट कर देगी, बेलेबल में कन्वर्ट कर देगी। दैट मीन्स मुझे बोल देना चाहिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में
अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली तो आपका अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, अरेस्ट आपका होगा और जैसे ही अरेस्ट हुआ आपको बेल दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपका फिर राइट मिल जाता है अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई है। क्लियर बात। अब शुरुआत का एक पैराग्राफ एंटिसिपेटरी बेल का पढ़ना बच्चों। व्हेन अ पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, ठीक है, अब रीजन टू बिलीव कहां से निकालोगे, आईपीसी से निकालोगे। कहां से, आईपीसी के 2K26 से, डफर, याद आया, डफर। ठीक है, क्या कहता है, दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन अक्यूजेशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसको लगता है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। ही मे अप्लाई टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर नेसेसरी डायरेक्शन, दैट कोर्ट मे डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। अगर उसे अरेस्ट किया गया तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये नहीं कह रहा कोर्ट कि अरेस्ट मत करना, बस ये कह रहा है कि जैसे अरेस्ट करो आप उसे रिलीज कर देना। ये कहलाता है एंटिसिपेटरी बेल। उसका ही शैल बी रिलीज मतलब आप समझ लें कि नॉन बेलेबल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बेलेबल। ठीक है, पर जब भी इस तरह का क्या दिया जा रहा है बच्चों, बेल दिया जा रहा है, तो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाएगा। इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है कि आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से कहीं भागोगे नहीं, आप फिर से कोई नया ऑफेंस नहीं करोगे। अगर इंट्रोगेशन किया जाएगा तो आप उसमें पूरा सहयोग दोगे। मेरी बात समझ में आई, किसी को भी एविडेंस देने से मना नहीं करोगे, तब जाकर ही हम आपको बेल देंगे। तो जरा ये 4 पॉइंट चेक कर लेना। ठीक है, एग्जाम में एंटिसिपेटरी बेल कौन देता है, क्या होती है, का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्लीज 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 मेक इट एज वेरी मच IMP। ठीक है, नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, जाओगे नहीं, किसी को भी एविडेंस देने से मना नहीं करोगे, और खुद जब भी इंट्रोगेशन होगा आओगे, और 437 सबसेक्शन 3 की कंडीशंस भी पूरी करोगे। बना लोगे क्या, विल यू बी एबल टू डू सो। ठीक, तो मैंने इस तरह से बेल प्रोविजन भी आपको पढ़ा दिया है। और क्या है, हाँ, टाइप्स ऑफ बेल। रेगुलर बेल, इसका मतलब आप अभी जेल में हैं। रेगुलर बेल कब दी जाती है, अभी आप जेल में हैं, अभी आप जेल में हैं, तो रेगुलर बेल मिलती है। कौन सी, 436 की या 437 की। इंटरीम बेल कब मिलती है, जब आपने एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन किया है, मतलब अभी आप जेल में गए नहीं है तो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, तो इंटरीम बेल आपको मिलेगी। और एंटिसिपेटरी बेल जब आपको डर है कि अरेस्ट किया जा सकता है, और आपको मिलती है नॉन बेलेबल में। क्लियर बात, कर लोगे ये। ठीक है, CRPC अब मेरे हिसाब से पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सीधे आ जाओ नए चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन लोग, लिमिटेशन एक्ट। ठीक, 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, दैट लिमिटेशन एक्ट bars the right, not remedy। दूसरा, in case a decree
is passed in time barred suit, it is not nullity. यह nullity नहीं है. तीसरा, explain doctrine of sufficient cause with examples. चौथा, section 6 explain legal disability. पांचवा, once the period of limitation begin, no subsequent disability stop it. सेक्शन 9. छठा, सेक्शन 12 सातवां, 13, 14, 15 एंड 16 पढ़कर जाना, कोई भरोसा नहीं है. ज़्यादा चांसेस 16 के हैं, ज़्यादा चांसेस 16 के हैं. आठवां, 18 एंड 19 मोस्ट टाइम पे. नौवा, वेदर लिमिटेशन एक्ट is ultra wires to fundamental rights. 10वां, ये लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट हेडिंग है आपके स्पाइरल की कि कौन से मामले में कितना लिमिटेशन पीरियड है. ये 10वां क्वेश्चन है. ये 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम. अब ये मत कहना कि सर सारे तो करवा दिए, ठीक है. ये मत कहिएगा कि सारे करवा दिए, आपने मार्क बचा क्या है. चलो, शुरुआत के प्रश्नों के जवाब मुझे लिखवाने हैं. मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने आपको बोला था कि शुरुआत के 2 प्रश्नों के जवाब मैं आपको लिखवाऊंगा. आप भले ही भूल गए हो पर मुझे याद है. चेक करो. ठीक है, तो ये शुरुआत के 2 आंसर्स लिखवा रहा हूं आपको. और ध्यान से सुनो बच्चों, आईसीएसआई को लेकर जो रोहित सर ने इंस्टा पे डाला था ना, जिसपे वो पेड़ पे आम भी लगे थे, केले भी लगे थे, जाम भी लगे थे, मिला क्या, वो देखा था ना. उस बात से आईसीएसआई ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि वो बेयर एक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, तो आप समझ लो कि सबसे ज्यादा फायदा अगर लॉ पेपर में किसी को होगा तो वो आप लोगों को भी होगा. बिकॉज मैंने मैक्सिमम चीजें आपको, चाहे कंपनी लॉ हो चाहे जेआईजीएल में हो, वो बेयर एक्ट के साथ कवर की है. तो आप ये समझ लो कि भैया सबका बिगड़ेगा पर अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपने नोट्स तो 550 पेज के या 500 पेज के थे. जेआईजीएल के भी 120 पेज के नोट से नहीं पढ़े अपन.
एक बात ध्यान रखना, ओनली बेयर एट नहीं कहेंगे कि सिर्फ बेयर एट से ही पूछेंगे, बट बेयर एट को भी वो ध्यान में रखेंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेशन बता दी है। और अगर वो बदला लेंगे तो वो सिर्फ लॉ में ही लेंगे, मेरे सब्जेक्ट में, और किसी से बदला नहीं लेंगे। ठीक है, वह लॉ में बदला लेंगे, वो मिनिमम है। तो आप समझ लेना कि जितना स्पाइरल पढ़ाया है, भले ही पूरा पूरा पढ़ाया है, भले ही ज्यादा ज्यादा पढ़ाया है, ठीक है, सब काम आएगा। थ्योरी तो आएगी ही, पर एट को भी इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा अब। ठीक। शिवांश पूछ रहा है सर इसी आईपीएल, क्या इकोनॉमिक लॉ मैंने बेयर से नहीं पढ़ाया क्या? सेक्शन वाइज तो पढ़ाया है मेरे मित्र। मतलब शिवांश प्रताप सिंह, आप मुझ पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी भरी सभा में। नहीं, चेक करना, एवरीथिंग इज डन बाय वे ऑफ बेयर एक्ट ओनली। जहां बेयर एक्ट जरूरी था ना, वहां सब किया है बच्चों। ये बात और है, इसी आईपीएल के नोट्स नहीं दिए, लेकिन हाँ, इसी आईपीएल भी मुश्किल आएगा 100%। पर ये तीन सब्जेक्ट तो तगड़े आएंगे, सीएल, एसएल और जेआईजीएल। वो तीन सब्जेक्ट में तो मूड बना के बैठे हैं बच्चों। ठीक है, तीन में तो वो बिल्कुल। टैक्स भी सर, टैक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि टैक्स मेरे को भी नहीं आता ज्यादा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। चलो, लिमिटेशन एक्ट बार्स द राइट नॉट द रेमेडी, या डिक्री इज पास्ड इन टाइम बार्ड सूट इज नॉट नलिटी। पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना, पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक, लिखिएगा, in accordance with in accordance with section 3 of the limitation act 1963, in accordance with section 3 of the limitation act 1963, if any application is made, comma, suit is instituted, or appeal is preferred, or appeal is preferred after expiry of prescribed period provided under the act, provided under the act, the court shall not, the court shall not entertain such application appeal or suit। पैराग्राफ चेंज करना। It is a mandatory provision of the act, it is a mandatory provision of the act
which has been enacted, which has been enacted on the basis of jurisprudence, on the basis of jurisprudence या jurisprudential principle या jurisprudential maxim, interest republicae ad sit finis litium, interest republicae ad sit finius litium, which means it is in the interest of the state, it is in the interest of the state to put an end to the litigation, an end to the litigation. पैराग्राफ चेंज करना, Section 3 does not deprive a court from its jurisdiction to entertain such suit comma appeal or application. That means even after being time barred, even after being time barred, suit, application or appeal court grant any decree, grant any decree, comma, it cannot be assailed on the ground of lack of jurisdiction. And is not null and void. क्योंकि जो भी इशिता, तायल, जानवी, सोने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन काम किया जाता है वो हमेशा नल एंड वॉइड होता है. जैसे अल्ट्रा वायर्स एक्ट, कंपनीज एक्ट में जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ही है कंपनी के, वो नल एंड वॉइड ही होता है. करेक्ट बात. वैसा भी यहां पर भी है कि अगर उसको जुरिस्डिक्शन के बिना होता तो वो नल एंड वॉइड होता है. बट सेक्शन 3 में अगर हमने उसे हैंडल किया है, एक्सेप्ट किया है, उसके बावजूद भी तो ये नहीं होगा कि हमारा जुरिस्डिक्शन खत्म हो गया और उसको जीरो कर दोगे. उस पर अब आगे अपील होगी, उस पर आगे अपील होगी. तो ध्यान रखिएगा, नॉट
नल एंड वॉइड। ठीक, देखो तो 4 मार्क का कंटेंट बना कि नहीं बना? 4 मार्क का कंटेंट बना कि नहीं बना, देखना जरा। है क्या? 4 मार्क का होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट या सेकंड क्वेश्चन और लिखो। सेकंड क्वेश्चन और लिखो, मतलब पहला वाला। इट बार्स द राइट नॉट द रेमेडी। लिखना इसमें। इसका आंसर कोई लिखा हुआ है आपके स्पाइरल में? आखिरी में जरा चेक करो, इट बार्स द राइट नॉट द रेमेडी का कोई आंसर लिखा है आपके स्पाइरल में पीछे की तरफ? इस प्रश्न का कोई आंसर है क्या? जवाब नहीं आया इसका मतलब नहीं है। ठीक है, फिर लिखो। इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर है क्या? आंसर लिखा हुआ है क्या? अगर है तो वही कर लेना, अगर है तो वही मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न भी हो गए। 10 क्वेश्चन लिखवा दिए लिमिटेशन एक्ट में। 2 क्वेश्चंस हो गए। बार द राइट इन केस डिक्रीज टाइम बार्ड इट इज नॉट नलिटी। ठीक है, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज की अब बात कर रहा हूं। बताओ, सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? मोस्ट टाइम पे मार्क करना आज। वेयर क्या कहा है सर? आपके क्वेश्चन में बाज द राइट ऑफ रेमेडी और क्वेश्चन बाज द रेमेडी है, और बात एक ही है। क्या सर आपके क्वेश्चन में बाज द राइट है और क्वेश्चन में बाज द रेमेडी है? क्या बात एक ही है? मैंने आंसर लिख दिया है बेसिकली। मैंने आंसर लिख दिया है, ये है सही कि सिर्फ बार होता है राइट बट नॉट द रेमेडी। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है लिमिटेशन बार्स द रेमेडी, तो वो गलत है, आपको नो करना है उसका जवाब। सिर्फ राइट को बार करता है, रेमेडी को नहीं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुशी कह रही है आंसर नहीं है, खुशी शाह कह रही है आंसर नहीं है। एक बार देख लो, मैं खुद एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, नहीं तो लिखवा दूंगा। देखो, मान लो मैंने रोहित सर से अमाउंट लिया, क्योंकि हमारे रोहित सर बड़े दिलदार व्यक्ति हैं। ठीक है, रोहित सर से मैंने 50,000 रुपये लिए, श्रेयांश, और कहा था कि सर आपको 1 साल के बाद दे दूंगा। मैंने कहा रोहित सर को कि सर आपको 1 साल के बाद ये पैसा लौटा दूंगा। रोहित सर
जब दिए उसके बाद 1 साल खत्म हो गया, 1 ईयर इज ओवर। पर चूंकि रोहित सर इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, इन्होंने इस ड्यू डेट के बाद, जिस दिन से उनके पास कॉज ऑफ एक्शन आया था, 3 सालों तक मेरे अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया, मेरे अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया। मतलब इनका सूट क्या हो गया, टाइम बार्ड। अब क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं क्या रेमेडी के लिए? तो कोर्ट तो रेमेडी नहीं देगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट्स बार दी रेमेडी। ठीक है। बट हुआ ये कि इन 3 सालों तक उन्होंने तो कोई सूट डाला ही, ठीक है, सब भूल भाल गए थे। फिर हुआ ये कि मैंने एक दिन उनको अपनी एक प्रॉपर्टी बखतगढ़ वाली बेच दी। कितने में? 1 लाख रुपए। कुछ समय बाद, मतलब 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, सब भूल भाल गए थे, समय खत्म हो गया था। तो रोहित सर ने मुझे उस 1 लाख की प्रॉपर्टी के बदले सिर्फ 50,000 दिए। तो मैंने कहा सर बाकी के 50,000 और भी तो दीजिए। उन्होंने कहा ये मैं तुमसे पुराने मांगता हूँ श्रेयांश सर। ठीक है। तो मैंने कहा रोहित सर वो तो टाइम बार्ड हो चुका है, वो आप कैसे अब ले सकते हो मुझसे? तो ध्यान रखना, उन्होंने मुझे कहा कि श्रेयांश सर मेरा कोर्ट से रेमेडी लेने का राइट खत्म हो गया है, पर 50,000 रुपये का राइट आपसे खत्म नहीं हुआ है। तो ये 50,000 रुपये मैं आपसे कभी भी रिकवर कर सकता हूँ, कभी भी, मतलब कभी भी, ऑल्दो मैं कोर्ट के पास नहीं जा पाऊंगा। क्लियर बात? तो इसका मतलब रोहित सर का राइट ऑफ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट खत्म हुआ था, बट राइट ऑफ 50,000 खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए कहा जाता है लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। मेरी बात क्लियर हो गई कि लिमिटेशन पीरियड खत्म भी हो जाए उसके बाद भी वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब मान लो रोहित सर की जगह बैंक ले लो, ठीक है, आरआर बैंक या फिर आरके बैंक, रोहित खंडेलवाल, ठीक, सर का बैंक, आरकेएस बैंक से मैंने 50,000 रुपये लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चुकाया पैसा। मेरा 1 लाख रुपए का ऑलरेडी एफडी था इस बैंक में। क्या था? फिक्स डिपॉजिट। कब से? जो जो मैंने लोन लेने से पहले ही करवा दिया था। बट ड्यू तो बहुत सालों बाद होता है एफडी का पैसा। तो जनरली वो एफडी का अमाउंट ड्यू हुआ ही नहीं था जब मैंने लोन लिया। 1 साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैंने पैसा चुकाया नहीं। पर एक दिन ये एफडी का अमाउंट मेरा ड्यू हुआ, मतलब मैं बैंक से पैसे लेने जाऊंगा 1 लाख रुपए, तो बैंक मुझे देगी। बैंक ने 50,000 रुपये एडजस्ट कर लिए उस लोन के। क्यों साहब? बिकॉज टाइम बार्ड डेट सूट मेंटेनेबल नहीं है, बट वह राइट खत्म नहीं हुआ। तो अगर बैंक मुझ में कल से कोई पैसा मांगती है, ठीक है, या यूं कहूं मैं बैंक से कुछ पैसा मांगता हूं, तो बैंक उस अमाउंट को एडजस्ट कर लेगा। और यही क्या कहलाता है बच्चों? बार्स द राइट बट नॉट द रेमेडी। मेरी बात क्लियर? नहीं, बार्स द रेमेडी पर नॉट द राइट, दिस शुड बी द करेक्ट। बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट, दिस शुड बी द करेक्ट मैक्सिम जो आपको लिखकर आनी है। ठीक, कर लोगे अब? बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग का केस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग का केस मिलेगा तुमको। बॉम्बे डाइंग का होगा केस। मुझे तो बॉम्बे डाइंग एंड प्रिंटिंग का केस ध्यान है, एक बार चेक करना। बॉम्बे डाइंग का केस होगा एक, जहां से तुम मॉड्यूल चेक करोगे ना, मॉड्यूल में मिलेगा बॉम्बे डाइंग का केस मिलेगा। वो वाला केस लिखा ना इसमें, ठीक है? मुझे ध्यान है ये मॉड्यूल में था केस। 2 मिनट में चेक करके बता भी देता हूँ आप लोगों को। बॉम्बे डाइंग का केस।
ये रहा। लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये ऐसा कैसा उतार आना, किसके बाद लिखोगे इसे? सेक्शन 3 के बाद। सेक्शन 3 छापना, पहले आंसर में ये बता भी देता हूं तुमको इसका आंसर, ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो। ठीक, सेक्शन 3 छापना और उसके बाद ये केस लॉ छापना। बट इसमें एक गलती है। The law of limitation bar the remedy in court of law only when period of limitation has expired, but it does not extinguish the right. बस इतना, that it cannot be enforced by judicial process, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतना। Law of limitations bar the remedy in the court, but not the right. Bombay Dyeing Manufacturing Company versus State of Bombay, और ये वाली लाइन भी लिख के आना, if the claim is satisfied out of the court, that is not illegal। ठीक है, ये वाली जो लाइन काटी है वो सुधार लेना बस। तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन और हो गए हैं लिमिटेशन के। ठीक, इसके बाद ये 8 क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा ये। अब अगर अपन रोहित सर की क्लास के बाद मिल रहे हैं बच्चों, तो आज मैं आपसे आंसर राइटिंग डिस्कस कर लूंगा एक बार और। आंसर राइटिंग, आज क्वेश्चंस पे और बात कर लें थोड़ी। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि रोहित सर की क्लास जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद, मतलब ही विल टेक बाय 10 o'clock, तो 10 से 11 वी विल बी स्टार्टिंग विद 11:30। 11:30 ज़्यादा जल्दी हो गया। वी विल बी स्टार्टिंग बाय 12:30। 12:30 पर आंसर राइटिंग पर अपन सेशन रख रहे हैं आज। ठीक, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब बता दूंगा मैं। ठीक है, फिर कल से इसी आईपीएल का मेरा रिवीजन चालू है। मैंने मनमीत सर को कहा था कि आप कर दो शुरू, बट मुझे लगता है आईपीएल तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग है इतना, तो मुझे लगता है मैं खुद ही शुरू कर दूं अब। तो कल से इसी आईपीएल शुरू करेंगे, और आंसर राइटिंग के बारे में बात करूंगा 12:30 पर। ठीक है, लिंक वापस भेजूंगा, सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा और बाद में फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक, आज के लिए यहीं पर, अभी के लिए मुझे इजाज़त दो। मैं प्रश्न एक बार और दिखा देता हूं। ये रहे। ऐसे तो उतार नहीं पाओगे, एक फोटो खींच लो ये। 4 तक, उसके बाद 9 तक या 10 तक। ठीक है, रुकना एक बार, या चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है।